साल 2024 के चुनाव से पहले बेहद अहम मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले ही विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो शरद पवार जो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर मोदी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी खुद की पार्टी टूट चुकी है। यानी शुरुआत से पहले ही एंटी बीजेपी मिशन पस्त हो गया है। मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी धनंजय पंडितराव मुंडे गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की मी दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील मी हसन शकीलाबी मियालाल मुश्री मी अदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते कि खानदान किसी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत भी हो सकता है, लेकिन जब पार्टी के उत्तराधिकार का मामला आता है और पार्टी पर कब्जे का खेल शुरू होता है, तो यही खानदान पार्टी का बंटाधार भी कर देता है। मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की जो शिवसेना में हुआ वो अब एनसीपी में शुरू हो चुका है। श्रवण चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो कि न सिर्फ अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बल्कि इसके अलावा एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार ने अजित पवार के साथियों यानी महाराष्ट्र की राजनीति के बाहुबलियों छगन भुजबल जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी शपथ दिलवा दी है। श्रवण चंद्रकांत भुजबळ और शरद पवार के सियासी दरबार को लगभग खाली कर दिया है। मी धनंजय पंडितराव मुंडे मी संजय शकुंतला बाबूराव बनसोडे मी अनिल भाईदास पाटील मी अदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते कि लेकिन एनसीपी के अंदर ये बगावत आखिर कैसे हुई? आखिर क्या वजह रही है कि शरद पवार जैसे बड़े कद्दावर नेता, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, राजनीति के मैदान में ही चारों खाने चित हो गए? आखिर एनसीपी के अंदर मची इस भगदड़ की इनसाइड स्टोरी क्या है? जब शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसी वक्त ये नजर आ रहा था कि एनसीपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शरद पवार की उम्र अब 82 साल की हो चुकी है। शरद पवार 24 सालों से एनसीपी के अध्यक्ष थे। जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो पार्टी के अंदर राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए स्थिति काफी भावुक हो गई थी। ज्यादातर कार्यकर्ता शरद पवार को दोबारा अध्यक्ष पद पर लौटने के लिए कह रहे थे। जब शरद पवार ने पार्टी से अध्यक्ष पद को छोड़ने की पेशकश की थी, तब शरद पवार को उम्मीद थी कि उन्हें रोकने के लिए अजित पवार कोशिश करेंगे, लेकिन अजित पवार की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। इस पूरे मामले में अजित पवार ने बड़ी ही चतुराई से एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल को आगे कर दिया। छगन भुजबल की तरफ से ये कहा गया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करना चाहूंगा। पार्टी में सुनील तटकरे, जितेंद्र अव्वाह, धनंजय मुंडे जैसे कई ओबीसी नेता हैं। पार्टी की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और हर कोई राज्य इकाई का प्रमुख बनने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र की आबादी में ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी 54% है और अगर राज्य का प्रमुख ओबीसी हो तो पार्टी उन्हें करीब ला सकती है। यानी अजित पवार ने अपनी ही एक चाल से एक तरफ छगन भुजबल को अपने साथ लिया और दूसरी तरफ शरद पवार के फैसलों पर भी उंगली उठा दी। आखिरकार शरद पवार समझ गए कि वो अब अजित पवार को दबाव में नहीं ला पाएंगे, तो वो इस्तीफा वापस लेकर पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन ये बगावत नहीं रुकी। सवाल ये भी है कि क्या शरद पवार की सहमति के बिना एनसीपी से सारे शीर्ष नेताओं का बीजेपी और अजित पवार के साथ जाना संभव था? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शरद पवार जिस तरह अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ पटना में मोदी के खिलाफ हुई विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए, उनकी पार्टी एनसीपी के गले की फांस साबित हुआ है? हालांकि बेहद चतुराई से शरद पवार ने अजित पवार की बगावत को मैनेज करने की कोशिश भी की थी। अजित पवार को शरद पवार ने ही महाराष्ट्र के अंदर नेता विपक्ष के पद का जिम्मा दिया था। लेकिन अपने चाचा शरद पवार के साथ
कई दशकों से राजनीति कर रहे अजीत पवार राजनीति का चतुर खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने संगठन में बड़े जिम्मेदारी की मांग की। शरद पवार ये जानते थे कि अगर उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार को संगठन में बड़ा पद दे दिया तो कार्यकर्ताओं की वफादारी बदल सकती है, लेकिन जब अजीत पवार को संगठन में बड़ा पद नहीं मिला तो अजीत पवार ने बगावत कर ली। अब जरा याद कीजिए, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया था और उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री का पद भी छिन गया, तब ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को राजनीति में कम अनुभव होने से नुकसान हो गया, लेकिन शरद पवार को तो अपनी ही पार्टी चलाने का 24 साल का अनुभव था। साल 1998 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, यानी शरद पवार को 62 सालों का राजनीतिक अनुभव है। शरद पवार ये जानते भी थे कि अब अजित पवार नाराज हैं और वो कभी भी पार्टी तोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अपनी बेटी सुप्रिया सुले के उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए शरद पवार ने अजित पवार को मनाने या समझाने की कोई कोशिश नहीं की। पिछले हफ्ते ही दिल्ली के अंदर एनसीपी की बैठक हुई थी। इस बैठक में अजित पवार शामिल नहीं हुए थे। बैठक के लिए जारी पोस्टर में भी अजित पवार की तस्वीर नहीं थी, लेकिन बैठक में प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले शामिल मी हसन सकीलाबी मियालाल मुशरीफ उस वक्त ये तय हो गया था कि अब कभी भी बीजेपी का इशारा मिलते ही अजित पवार एनसीपी को तोड़कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो सकते हैं। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो की कायद्याद्वारे ऐसा नहीं कि अजित पवार कोई पहले राजनेता हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया। शरद पवार ने भी अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए विधायकों को तोड़ने की राजनीति का ही सहारा लिया था। उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि शरद पवार ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। पैंतालीस साल पहले शरद पवार 38 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। तब 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल थे। शरद पवार 38 विधायकों को तोड़कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे और अब शरद पवार को भी उनके भतीजे अजित पवार ने ऐसा बहुत तगड़ा झटका दिया है। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य होने का मेडल उनके भतीजे ने ही छीन लिया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के 5 जिलों में फैली इस पार्टी एनसीपी के लिए अब हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी टूट चुकी है और सुप्रिया सुले एनसीपी के संगठन को संभाल पाएंगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। एनसीपी का टूट जाना दिल्ली की राजनीति कर रहे विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, उमर अब्दुल्ला को लेकर एक महागठबंधन बनाना चाहते थे। एक ऐसा महागठबंधन जिसका लक्ष्य मोदी को साल 2024 में हराना था और 2024 में चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाना था। इस पूरे अभियान के केंद्र में शरद पवार को भी शामिल माना जा रहा था, लेकिन अब शरद पवार की अपनी पार्टी टूट गई। तो फिर इस महागठबंधन पर आखिर जनता कितना भरोसा करेगी? लेकिन अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को कोई ये आखिरी झटका नहीं दिया है। अब अजित पवार एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए भी अपना दावा ठोकेंगे। मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। सवाल ये है कि क्या अब शरद पवार के हाथ में पार्टी भी बचेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी इसी तरह चुनाव आयोग और अदालत में लड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान हासिल कर लिया है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार खुद को भले ही सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर पेश करते रहे, लेकिन असली चाणक्य तो कोई और निकला, जिसने 1 साल के अंदर शिवसेना को भी तोड़ दिया और एनसीपी को भी तोड़ दिया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में एनसीपी के नेता किसके साथ खड़े होंगे? क्या वो नेता शरद पवार के साथ खड़े होंगे या फिर अजीत पवार के साथ? अब नई परिस्थितियों में शरद पवार का राजनीतिक कद जनता तय करेगी और शरद पवार को अब भी ये भरोसा है कि जनता उनके साथ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शरद पवार के साथ है। माझं काही म्हणणं नाही, कोणी काही दावा करा, माझा लोकांचा विश्वास, मी त्या लोकांच्याकडे जाईन
हा निर्णय लोग ठरवू. डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है. ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा. ये सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ. निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा. महाराष्ट्र में अब शरद पवार उसी हथियार का शिकार हुए हैं जिसका उपयोग कभी शरद पवार ने भी मुख्यमंत्री बनने के लिए किया था.